नमस्कार दोस्तों, आज 14 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है गुड्स एक्सपोर्ट ग्रीव 6%। निर्यात जो है वो 6% बढ़ा है और आयात भी 16.5% बढ़ा है, जिसके कारण हमारा व्यापार घाटा जो है वो 266 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। दोस्तों, जब भी कोई देश, जैसे आप समझो कि आप अपना घर बनाते हो तो घर बनाते हुए आपको काफ़ी घाटा सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? क्योंकि आप एक पूंजी लगा रहे हो। तो अभी की सरकार या अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे पीएलआई स्कीम चल रहा है, इस प्रकार के जो मुद्रा योजनाएं चल रही हैं, इनमें क्या है कि अभी हम इन्फ्यूज कर रहे हैं, पैसा काफ़ी लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ा है काफ़ी मशीनरी का, वो चीन से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है। तो इसके कारण हमारा निर्यात घाटा मतलब व्यापार घाटा जो है वो बढ़ रहा है ना। तो इसके लिए बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारे असेट्स बढ़ रहे हैं। इससे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं और ये आगे जाके हमें फ़ायदा देगा। ठीक है, लेकिन ये आपको देखना है, आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से व्यापार घाटा बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, एक न्यूज़ है बीबीसी इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस अंडर ईडी स्कैनर। बीबीसी एक न्यूज एजेंसी है, आपको पता होगा, और इसके फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस किए गए हैं, उसके लिए वो ईडी के स्कैनर पे है। तो आपको ईडी के बारे में थोड़ा सा जान लेना है ना। इसके बाद है पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे है न्यूट्रल नॉट पैसिव, इंडिया शुड पुश द प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, है ना। न्यूट्रल है ना, किसी के पक्ष में नहीं है। इसी पे पूरी बात की गई है कि भारत का क्या पक्ष है, इस पे पूरी बात की गई है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे है इज द करेंट रेगुलेटरी, जो अभी विनियामक संस्थाएं हैं या जो अभी लॉ हैं, अभी कानून हैं, वो क्या एआई को फुलफिल कर पाएंगे, या एआई के लिए यदि उससे गड़बड़ होता है तो क्या उसके लिए सक्षम बना पाएंगे। मतलब एक नए कानून की हमें आवश्यकता पड़ेगी, या जो कानून है वर्तमान में वो उससे काम चल जाएगा। इसी पे पूरा का पूरा एक बहस छेड़ा गया है। इसमें दो लोग वो कर रहे हैं। एक अजय शाह हैं, इज रिसर्च प्रोफेसर ऑफ बिजनेस एट ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। तो ये दोनों विशेषज्ञ हैं और दोनों विशेषज्ञों की राय ली गई है, ओपिनियन लिया गया है। तो इससे क्या होता है कि एक संतुलित जो आकलन होगा वो आप यहाँ से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ से पढ़ लेंगे इसको। इसके बाद है द रूल्स फॉर रिकॉग्निशन एज ए नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल के लिए कौन कौन से नियम हैं, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। आपको मैंने बताया था कि सीपीआई, टीआरएस, तृणमूल राष्ट्रवादी, तृणमूल जो पार्टी है उसकी, है ना, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, और ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, इन तीनों का राष्ट्रीय दल का दर्जा खत्म कर दिया गया है और आपको इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसी पे बात की गई कि कैसे किसी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। तो यहां से आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग, है ना। डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इन द पास्ट वीक द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इशू ए स्टीयरिंग नोटिस नेमिंग एंटाइटल्ड इन्वॉल्व डब्बा ट्रेडिंग। द बॉस cautioned retail investors is not subscribe or invest using any of these products offering indicate assured guarantee returns in the stock market as they are prohibited by law, है ना। is added the entity are not इसका मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपने कोई जैसे रिटेल जो है नॉट सब्सक्राइब और इन्वेस्ट, द बॉस cautioned retail investor to not subscribe or invest using any of these products offering indicative assured guarantee return। तो मतलब इस तरीके से समझिए कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर हैं ये इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एन इन्वेस्टर प्लेसेस ये बेट ऑन स्टॉक ए प्राइस पॉइंट से 1000, इफ द प्राइस पॉइंट रोज
500, he would make a gain of 500. However, if the price point fall 900, investor would have to pay differentiate to the डब्बा ब्रोकर, है ना। तो ये इस तरीके का मामला है, जैसे एक तरीके से एक जुआ है ना। आप इसे पढ़ें, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बॉक्स ट्रेडिंग रेफर टू इनफॉर्मल ट्रेडिंग दैट टेक प्लेस आउटसाइड द प्योर व्यू और स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि एक इन्वेस्टर है ना, एक जुआ लगाया कि ये जो है 1000 तक पहुंच जाएगा, है ना। यदि प्राइस पॉइंट 1500 तक पहुंचता है तो वो एक क्या लाभ अर्जित करेगा, कितना, तो 500 का, है ना। लेकिन यदि वो 900 तक पहुंचता है तो 100 रुपये का नुकसान होगा उसको, है ना। ये मामला बनता है, तो इसी को आप पढ़ लें, समझ में आ जाएगा आपको आसानी से। इसके बाद है पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे प्रधानमंत्री ने कहा है दोज क्रिटिसाइजिंग मुद्रा, है ना, मुद्रा स्कीम डोंट अंडरस्टैंड पावर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, है ना। माइक्रो फाइनेंस मतलब सूक्ष्म वित्त जो की ताकत है वो लोग नहीं समझ रहे हैं। सूक्ष्म वित्त जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हमें छोटे ऋण की आवश्यकता होती है, किसी को रोजगार उत्पन्न कराने के लिए छोटे ऋण की आवश्यकता होती है। इवन 5000, 10,000, 15,000 में भी किसी का पूरा रोजगार शुरू हो सकता है। जैसे आप सोच सकते हो कि फेरी वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं, है ना। तो इनका जो मामला है ये शुरू हो जाता है। आपको याद आना चाहिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था, और वो माइक्रो फाइनेंस के कारण ही दिया गया था, है ना। तो आप एक बार मोहम्मद यूनुस को देख लेंगे कि बांग्लादेश में कैसे माइक्रो फाइनेंस क्रांति लाई थी उन्होंने, और उसी पे एक मुद्रा जो स्कीम है उसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ जो हमें पढ़नी है, रुपी ट्रेड टू हेल्प कट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोस्तों इसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यहाँ पे है रुपी ट्रेड टू हेल्प कट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपको बताया गया था अभी कि हम लोगों ने 18 देशों के साथ, आरबीआई ने 18 देशों के साथ रुपी ट्रेडिंग की मंजूरी दे दी। इसमें एक वोस्त्रो अकाउंट खोला जाता है। आपको थोड़ा सा गूगल करना है वोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है इसको आपको समझना है, तो आपको रुपी ट्रेडिंग आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों के पढ़े के साथ। धन्यवाद।